जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, जो कि सोशल साइंस की बुक है। क्लास 6 की कक्षा 6 की जो किताब है सोशल साइंस की, उसको हम पढ़ रहे हैं। बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। ठीक है, तो चैप्टर जो है वो है डाइवर्सिटी। हमने आधा चैप्टर ये पढ़ लिया है। अब इसमें जो है पार्ट जो सेकंड पार्ट जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसका बचा हुए पार्ट के लिए है, जो चैप्टर हमने पूरा नहीं कर पाए थे, जो टॉपिक्स बच रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे और पूरा जो है चैप्टर इसमें इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आपको। तो वहाँ पर जो है आपको दिखेगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, यहाँ तक हमने जो है पूरा कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। मतलब कहने का ये है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वहाँ पे हमें कई प्रकार के डाइवर्स कल्चर, रिलीजन, ठीक है, रीजनल रीजनल बैकग्राउंड जो है, उस प्रकार के लोग मिलेंगे। अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। कोई मणिपुर से करता है, कोई लद्दाख से करता है, कोई कर्नाटक से करता है, कोई बिहार से करता है। समझ रहे हो? तो इतने जो है ना, इतने डाइवर्स कल्चर मिलेंगे आपको कि आप अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाओगे, ठीक है, तो इतनी वैरायटी मिलेगी आपको, चाहे वो लैंग्वेज की हो, ठीक है, चाहे फिर वो फूड की हो। केरला वगैरह जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको मिलेगा कि राइस खा रहे हैं लोग, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लद्दाख जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि बारले जो है, सांपा, अगर आपने सुना हो, सांपा जो है वहाँ पे काफ़ी फेमस है। ठीक है, बारले की वो होती है, डाइट होती है वो। तो बारले ज़्यादा उगाते हैं लद्दाख के अंदर। उसके बाद में अगर आप देखो फेस्टिवल्स की अगर बात करें, तो फेस्टिवल जैसे कि अगर केरला साइड में ओनम होता है, लद्दाख साइड में उनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, अगर ईस्ट में देखो या वेस्ट में देखो तो अलग अलग बेसिकली जो है लोग अकॉर्डिंग टू रीजन, ठीक है, जगह के वजह से भी जो है अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उनके लोकल फेस्टिवल्स। ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा मैं, लोकल फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लोकली भी जो लोग एक एरिया में मनाते हैं, उनकी जो मान्यता है, उनके जो लोकल कल्चर हैं, उसके लिए वो कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग जगह पर। गुजरात में अलग होगा, मणिपुर में, मिजोरम में अलग, लद्दाख में अलग, हिमाचल में अलग, उसके बाद में कर्नाटका, केरला में अलग। ठीक है, तो अलग अलग जो है फेस्टिवल्स, उसके बाद में फूड, फिर अलग भाषाएं, उसके बाद में जो है अलग धर्म, रिलीजन, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। तो ऐसे जो है अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हुए आपको लोग मिलेंगे। तो देख रहे हो कितनी डाइवर्सिटी है बेसिकली हमारे कंट्री में। हर एक चीज़ में डाइवर्सिटी है, एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, फूड में डाइवर्सिटी, फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, रिलीजन जो है वो भी बहुत अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं सारे लोग। मतलब कि ठीक है, एक रिलीजन को ही प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल, जैसे कि सारी एक ही रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही करते हैं, बस उन्हें अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, हम करते तो सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, हमारी जो हम चीज़ें कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हैं तो सिमिलर, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, बात करते हैं। पढ़ते हैं टॉपिक, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, देखो 200 साल के आसपास ही जो है ये ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, बस, कार, जो ये इंजन की जो चीज़ें हैं स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, 200 साल से अगर आप देखो तो पहले अगर आप जाओ, 200 साल से लगभग पहले जाओ, आप 1800 से पहले जाओ, पीछे जाओ, तो उस टाइम पर जो है बेसिकली क्या होता था, घोड़ा गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी। ठीक है, यही होते थे दो चीज़ें, या फिर जो है जानवरों का यूज़, जैसे कि घोड़े का यूज़ हो गया या ऊँट का, ठीक है, हाथी का। तो ऐसे जो है जानवरों का यूज़ करके जो है एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली ट्रैवल किया जाता था। ठीक है, जैसे कि घोड़ों पे जहाँ लिख रखा है, ऊँट पर, या फिर पैदल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कितना चेंज आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
तो क्यों आया चेंज, बेसिकली लोग करते क्या थे, क्यों जाते थे, इसका बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों वो ट्रैवल करते थे बेसिकली। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड, क्या उसके वो ज़रूरत क्या है ट्रैवल करने की, क्यों जाना है एक जगह से दूसरी जगह, इसको जानते हैं। देखो, जब भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, तो या तो वो एक नई जगह को बेसिकली वहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाएंगे। ठीक है, कि मतलब वहाँ पर जो है उन्हें व्यापार करना है। ठीक है, उन्हें व्यापार करने जा रहे हैं वहाँ पर, या फिर जो है वहाँ पर सेटल होने जाएंगे बेसिकली। ठीक है, कि सेटल होना है वहाँ पे, बसना है वहाँ पे बेसिकली। अब रीज़न कुछ भी हो, चाहे वहाँ पे किस लिए बसना है, ये कोई भी रीज़न हो, लेकिन बसने जाना है, परमानेंटली वहाँ रहने जाना है। ठीक है, या फिर ट्रेड करने जाना है, टेम्परेरी बस चले गए, 2 हफ्तों के लिए चले गए, 4 हफ्तों 2 महीने चले गए, फिर वापस आ गए, फिर चले गए। ठीक है, ऐसे। तो इसी वजह से जो है लोग नई नई बेसिकली जगहों पर जाते थे। ठीक है, नई नई जो है लैंड्स को, नई नई ज़मीन को जो है वहाँ पे जो खोजते थे बेसिकली। ठीक है, अब इतना टाइम लगता था ट्रैवल करने में, तो क्या करते थे लोग, जब वो एक जगह पे पहुंच जाते थे तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी टाइम तक रहते थे। ठीक है, लंबे समय तक रहते थे, ऐसा नहीं कि बस 2 हफ्ते गए और फिर वापस आ गए। ठीक है, 3 हफ्ते गए फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं, लंबे टाइम तक, क्योंकि जाने में ही इतना टाइम लगा है, इतना खर्चा लगा होगा, इतनी दिक्कतें आई होंगी। ठीक है, तो सामान को उठा के पटकना, फिर उठा के पटकना, यहाँ वहाँ ऐसे करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो इसीलिए जो है अब लंबे टाइम तक वो वहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता था। कुछ लोग जो है वो अपना घर छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर अकाल पड़ गया। ठीक है, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिक्कत वहाँ पर बहुत आती थी। ठीक है, आपने सुना हो हिस्ट्री में, आप जानते हो कि जो फेमाइंस वगैरह की जो चीज़ें थी, ड्रॉट, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी बेसिकली। ठीक है, आदमी को पता नहीं था वाट पानी को सेव कैसे करना है, उसे बचाना कैसे है, कैसे उसका प्रॉपर यूज़ करना है, तो इतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत आती थी बेसिकली, इसीलिए अकाल हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इतनी फसल भी उपजाऊ भी नहीं होती थी, तो अकाल आ जाता था। ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है, इसीलिए जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे। फिर एक और रीज़न है कि कुछ लोग जो है वो काम की तलाश में निकल गए। ठीक है, काम की तलाश में निकल के, भैया तो काम ही नहीं मिल रहा, अब खाने के लिए कुछ ना कुछ कमाना तो पड़ेगा ना, नौकरी तो करनी पड़ेगी। अब नौकरी ही नहीं मिल रही है, वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो इसीलिए जो है वो दूसरी जगह पर जाते थे कि क्या पता वहाँ काम हो जाए। ठीक है, वहाँ हमें कुछ मिल जाए काम करने को, हमारी किस्मत चमक जाए। ठीक है, और कुछ लोग जो ऐसे होते थे कि जो है एक मतलब कि एक जैसे लड़ाई हो रही है, दो जो है सेनाएं लड़ रही हैं, तो वहाँ के लोग समझते थे कि ये हमें जो है ऐसी जगह पर नहीं रहना जहाँ पर जो है मार काट हो। ठीक है, जहाँ पर जो है अशांति हो, हमें ऐसी जगह पर रहना है जहाँ पर लोग शांति से रहें और वहाँ पे प्यार प्रेम बना रहे। तो इसीलिए जो है लड़ाई की वजह से भी कहीं उन्हें कैप्चर ना कर लिया जाए, कहीं उन्हें बंदी ना बना लिया जाए, तो इसीलिए वो दूसरी जगह पर जो है जाते थे। ये भी एक कारण है ट्रैवल करने का। ठीक है, तो मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि क्यों जो है लोग ट्रैवल करते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों करते थे वो ट्रैवल। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो वो नई जगह को अपना घर बना लेते थे बेसिकली। ठीक है, जहाँ वो जाएंगे वहाँ अपना वो घर बना लेंगे। ठीक है, वहीं उसी जगह को वो अपना घर मान लिया करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे जो है लोग गए, ट्रैवल किया उन्होंने, वैसे ही जो है वो बदलने लगे कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत उनमें जो है चेंजेस आने लगे। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पर ऐसा होता था कि वो जो अपनी पुरानी जो चीज़ें वो करते थे, पिछले जगह पर करते थे, उसको वो कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो नई जगह की अपनाएगा। ठीक है, अगर नई जगह पर जहाँ वो गया है वहाँ पर गर्मी बहुत है, ठीक है, तो वो कम कपड़े पहनेगा। ठीक है, ऐसे कपड़े पहनेगा जो ज़्यादा भारी ना हो। ठीक है, तो वो नई जगह से जो है अपने आप को वो कर रहा है। ठीक है, कि मतलब सेटल हो रहा है। लेकिन अगर क्या पता कि नई जगह पर जाने के बाद भी उसे वही जो चीज़ें हैं अच्छी लगती हों खाने में जो उसे पहले लगा करती थी, तो वो जो अपने खान पान की शायद वो चीज़ें वही कंटिन्यू करे, उन्हीं को वो करता रहे। ठीक है, वो नई खाने की जो चीज़ें हैं उनको ना खाए। ठीक है, ना उगाए। ठीक है, समझ रहे हो।
तो ऐसा होता है कि जब आप नई जगह पर जाते थे वो लोग, तो कुछ चीज़ें जो है उस जगह की अपना लेते थे और कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो पहले की ही कंटिन्यू करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है उनकी भाषा, उनका खाना, उनके म्यूज़िक जो है, उनका फिर धर्म, उसमें काफ़ी मिक्सचर आ गया। ठीक है, कुछ पुराने का, कुछ नए का। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और इसी वजह से जो है, ठीक है, इसी इंटरमिक्सिंग की वजह से जो कल्चर का जो अपना मिश्रण हुआ, ठीक है, एक दो कल्चर हैं, पुराना कल्चर, पुरानी जगह कल्चर और नई जगह कल्चर, दोनों मिक्स हो रही हैं धीरे धीरे। तो मतलब कि कुछ एक नया उभर के आ रहा है, एक नई चीज़ बन रही है, एक ऐसी डिफरेंट चीज़ जो है हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे जो है एक नया कल्चर उभर के आता था। ठीक है, या फिर आता है, अब भी आता है। ठीक है, अब जो कई जगह की आपको हिस्ट्री जो है वो ये बताती है कि कैसे जो है अलग अलग कल्चर जो है उन पे इन्फ्लुएंस पड़ी है। ठीक है, और कैसे उन इन्फ्लुएंसेस ने, कैसे वो जो उन्होंने उस इन्फ्लुएंस ने उनकी ज़िंदगी को शेप किया है, उनकी कल्चर को वहाँ पर शेप किया है। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ऐसी कई जगह की तो आपको समझ आएगा। ठीक है, कि कैसे जो है एक दूसरा कल्चर ने एक एक दूसरे कल्चर को जो है, मतलब एक कल्चर ने दूसरे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, और कैसे इस कल्चर की पूरी ही धीरे 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 जो है तौर तरीके बदलने लग गए। ठीक है, किसकी वजह से? इस पहले कल्चर की वजह से। समझ रहे हो? मतलब ये पहली जगह है, एक जगह, ये दूसरी जगह है। यहाँ के लोग जो है थोड़े थोड़े यहाँ जाते जा रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गए जो वहाँ के लोग करते थे, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े बहुत यहाँ पर भी तो आ रहे हैं। समझ रहे हो? यहाँ पर भी आ रहे हैं इस साइड में। तो ऐसे ही होता था कल्चर का जो है इंटरमिक्सिंग। ठीक है, और ऐसे ही जो लोगों की ज़िंदगी और जो कल्चर है वो बदलते हैं धीरे धीरे, बदलते थे धीरे धीरे। ठीक है, ये हमें हिस्ट्री में पता चलता है। ठीक है, इसी वजह से जो ये रीजन्स हैं, ठीक है, वो बहुत डाइवर्स हो जाते हैं। बहुत, क्या बोलते हैं ना, कि वैरायटी उनमें बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, वैरायटी, जैसे कि अब अगर एग्जांपल लें, हम अगर अमेरिका का एग्जांपल लें, यूएसए का, तो आपको पता होगा कि यूएसए जो है अब आजकल के ज़माने में हर कोई जाना चाहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है हर व्यक्ति की जो एक इच्छा होती है, अगर वो फॉरेन जाना चाहता है तो वो यूएस का जो है वो मतलब अप्लाई करता ही करता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो अमेरिका जो है वो जाना चाहता है, क्योंकि देखो अब अगर अमेरिका इतने सारे लोग जाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, तो सोचो कि वहाँ पर इतने सारे कल्चर के लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे अलग अलग जगह से। कोई इंडिया से आ रहा है, कोई चाइना से जा रहा है, कोई जापान से जा रहा है, तो सारे जापान, चाइना, इंडिया, फिर उसके बाद में जो है और दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से सारे अमेरिका जा रहे हैं। तो इतने सारे कल्चर जब एक जहाँ जा रहे हैं, समझ रहे हो, तो अमेरिका में आप इंडियन कल्चर भी दिखेगा आपको, अमेरिका में चाइनीज़ कल्चर भी मिलेगा, अमेरिका में जापानीज़ कल्चर भी मिलेगा। समझ रहे हो, इतने सारे कल्चर आपको जो है एक ही जगह पर जो है मिलेंगे, मिश्रण हो रहा है। तो मतलब कि अब अमेरिका का जो कल्चर है, जो इंडिया का जो कल्चर है वहाँ पर, वो और कल्चर्स को थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा। क्या पता कि वो थोड़े से चाइनीज़ कल्चर जो है वहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस करे, क्या पता चाइनीज़ कल्चर जो है वो थोड़ा इंडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस करे अमेरिका के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तौर तरीके जो है धीरे धीरे बदलते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी जब आती है तो लोग जो है वो अडेप्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अडेप्ट करते हैं जियोग्राफिकल एरिया से, जहाँ पर जो है वो उन्हें रहना है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर समुद्र के पास में अगर लोग रहने गए हैं तो उनका रहना सहना जो है वो काफ़ी अलग होगा ऐसे लोगों से जो पहाड़ में रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर गर्म गर्म जगह पर आप जा रहे हो, ठीक है, माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, गर्म जगह पर जा रहे हो, तो वहाँ पे कपड़े कम पहनोगे क्योंकि वो गर्म जगह है। ठीक है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। समुद्र के अगर पास है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर पहाड़ों में जाओगे तो वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपको मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर मोटे कपड़े पहनोगे, फिर जो है वहाँ पे भेड़ बकरी भी चलानी पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन साउथ में जाओगे तो शायद इतनी भेड़ बकरी ना मिले, शायद क्या पता कि आप मच्छी जो है मछली वगैरह पकड़ो, क्योंकि समुद्र वहाँ पे है। ठीक है, तो इतने आपको भेड़ बकरी ज़्यादा नहीं मिलेंगी साउथ में, लेकिन आपको मछली काम काज जो है मछली का वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, समुद्र के किनारे। तो इसीलिए जो है ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया भी इन्फ्लुएंस करता है डाइवर्सिटी को। ठीक है, समझ रहे हो आप कि जो है कैसे अडेप्ट करते हैं लोग, वो ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है कैसे लोग जो है वहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद में लोग जो है
सिर्फ अलग क्या बोलते हैं कि क्लोथिंग ही नहीं, सिर्फ क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट ही नहीं, लेकिन अगर काम को भी देखें तो वो अलग करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मछली पकड़ने वाले ज़्यादा आपको साउथ में मिलेंगे, लेकिन नॉर्थ माउंटेन्स में आपको समुद्र थोड़ी ना मिलेगा। अब मछली तो पानी में रहती है, तो वहाँ पे मछली कैसे होगी? ठीक है, वहाँ पे तो आपको भेड़ बकरी मिलेंगी, क्योंकि जब वहाँ पे तो घास होती है। ठीक है, घास चरने के लिए तो भेड़ बकरी होती हैं, तो इसीलिए भेड़ बकरी आपको माउंटेन में ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो आपका काम का भी जो तरीका है वो बदल जाता है, काम आपका बदल जाता है। ठीक है, पहनने का तो बदलेगा ही, खाने का तो बदलेगा ही, लेकिन काम भी आप दूसरा ही करने लगोगे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो तो। ठीक है, अब इसी वजह से देखो, अगर शहर की बात करें, शहरों की बात करें, तो शहरों में ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, भूलना कि लोग जो हैं कितने ज़्यादा फिजिकली टाइड हैं अपनी सराउंडिंग से। क्योंकि देखो, आप खाना तो आपको मिलता है, आप खाते तो हो, लेकिन क्या आपको पता है कि वो खाना जो है, वो सब्ज़ी जो है, वो कहाँ से आती है? ठीक है, वो जो अनाज है वो कौन उगाता है, क्या पता है आपको? कि किसान जो है वो मेहनत करके खेत में उगाता है, फिर वो मार्केट में बेचने के लिए लाता है। ठीक है, मंडी में, फिर मंडी से जो है, जो वो क्या बोलते हैं, रेडी वाले होते हैं, वो मंडी से लेके आते हैं और वो बेचते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब कि आपको महसूस ही नहीं होता कि अगर अनाज नहीं उगेगा, अगर सब्जियां नहीं उगाएगा किसान, तो आप भूख से मर जाओगे, आपको ये रियलाइज़ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, आपको डायरेक्टली आपको दिखता नहीं है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि आप मार्केट से खरीद रहे हो सारे आपके खान पान की चीज़ें। ठीक है, इसीलिए आपको ये बात महसूस नहीं होती है। ठीक है, अब इसी का जो है एक एग्जाम्पल हम देखेंगे केरला का और लद्दाख का। ठीक है, ये केरला और लद्दाख का जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देख के हम समझेंगे कि कैसे दो अलग अलग एरिया में जो है आपको डाइवर्स कल्चर मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। ये जो फोटो आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये है लद्दाख की फ़ोटो। ठीक है, लद्दाख, लेह लद्दाख आपने सुना हो। तो लद्दाख रीजन जो है एक माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी रीजन है। ठीक है, बंजर रीजन है, जहाँ पर जो है घास वगैरह ज़्यादा उगती नहीं है, पेड़ पौधे है नहीं वहाँ पर, क्योंकि इतनी हाइट पर है वो कि ज़्यादा घास जो है वहाँ पर उगती नहीं है। ठीक है, बहुत सर्दी होती है, ठंडा इलाका है, बहुत बर्फ़ बहुत पड़ती है। ठीक है, सर्दी के मौसम में। तो ये जो बंजर इलाका जो है, ये फ़ोटो है आपको दिख रही है लद्दाख की। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है बेसिकली एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है। ठीक है, पहाड़ी रीजन है, कहाँ पर, ईस्ट साइड में है, जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, ईस्टर्न साइड में। अब तो लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, लद्दाख इज़ अ यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो वो जो है जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी है एक, ऐसे ही लद्दाख भी जो है एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। तो अब जो है लद्दाख में अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जो है बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि बंजर इलाका है। ठीक है, बारिश नहीं होगी तभी तो बंजर होएगा। ठीक है, तो बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और ज़्यादातर जो है क्या बोलते हैं, एरिया जो है पूरे साल वो बर्फ़ में ढका रहता है। ठीक है, इसके बाद में बहुत ही कम पेड़ हैं, क्योंकि हाइट जो है वो काफ़ी है। ठीक है, इसीलिए बहुत कम पेड़ जो है वहाँ पर उग पाते हैं। फिर इसके बाद में अगर पीने की बात करें पानी की, तो लोग जो हैं, अगर जो सर्दियों में जो बर्फ़ पड़ती है वही पिघल जाती है गर्मियों में, और लोग उसी को पानी एज अ पानी जो है पीने के लिए, और जो अपनी रोज़ की जो ज़रूरतें हैं उनकी, उसके लिए यूज़ करते हैं उसी पानी को, यानी उस बर्फ़ के पानी को ही। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ जो है गर्मियों में पिघल जाती है। ठीक है, तो अब लोग जो है इस रीजन में यहाँ पर क्या है, भेड़ बकरी चलाते हैं ज़्यादा। ठीक है, भेड़ और बकरियाँ जो हैं, या फिर याक भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, याक जो आपने देखा हो कि बड़े बड़े बाल होते हैं, गहरे बाल, मोटे, और जो है एक जो है भैंसे जैसा जो है ना, मतलब कि उसके बड़े गहरे बाल, और एक क्या बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ बुल होता है, बुल जैसी जो है वो, मतलब उसका दिखता है वो। ठीक है, याक। तो याक जो है बेसिकली आपको सर्दी के रीजन में मिलेगा, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए उसके इतने बड़े बाल होते हैं। तो गोट यहाँ पर मिलेगी आपको, बकरी मिलेगी। और बकरी यहाँ पर फेमस क्यों होती है? क्योंकि वो जो है पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करती है। पश्मीना शॉल के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, तो पश्मीना जो वूल है वो बहुत महंगी होती है, और पश्मीना शॉल इसीलिए ही बहुत महंगी आती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो बकरी जो है वो, उनके ऊपर जो बाल है जो है उनके,
ठीक है, उसको जो है जब कुरेदते हैं और जो वो वूल है उनसे जो मिलती है उसको यूज़ करा जाता है पश्मीना शॉल को बनाने के लिए। ठीक है, अब जो लद्दाख के जो लोग हैं वो यही करते हैं कि जो वूल को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वूल को उसके गोट गोट के जो बाल हैं उसको कुरेद के जो है वहाँ पर ट्रेडर को बेच देंगे। ठीक है, कश्मीर के जो ट्रेडर होते हैं उनको बेच देंगे और फिर जो है वो वूल जो है वो पश्मीना शॉल में बेसिकली उसको जो है कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कि मतलब जो ट्रेडर है वो उसको जो वूव करता है, मतलब कि यानी जो सीलता है इन चीज़ों को, उसको बेच देगा वूल को, और जो वूल है फिर उसको जो है शॉल में बना लिया जाएगा और फिर वो शॉल बेच दी जाएगी आपको। तो ऐसे जो है बेसिकली स्टार्ट होता है, कहाँ से देखो कहाँ से आ रहा है वूल, फिर उसको ट्रेडर बेच रहे हैं, ट्रेडर जो है उसको फिर सिलवाएगा, जो फिर सील के जो है वो बिकेगी। समझ रहे हो। इसके बाद में लोगों की अगर बात करें तो लोग ज़्यादातर जो मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जानवर जो है भेड़ बकरी होती हैं। ठीक है, या तो आप उसको आप मार के खाओगे, या फिर जो है उनकी जो मिल्क, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो देती हैं, जैसे दूध हो गया। ठीक है, दूध से जो है आप बटर बना सकते हो, चीज़ बना सकते हो। तो वो चीज़ जो है वो प्रोडक्ट जो है उनका यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, और सांपा भी जो है, अगर बारले की बात करें, अगर आप लद्दाख में रहने वाले हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं रहते हो वहाँ पर, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि बारले जो है लद्दाख में बहुत उगाया जाता है। बारले बहुत फेमस है मतलब, और उसको काफ़ी यूज़ भी करा जाता है। बटर टी हो गया, बटर टी भी बहुत बनाई जाती है, बटर टी पीते हैं वहाँ पर। ठीक है, और बारले जो है बेसिकली, बारले का जो आटा सा जो होता है वो उसको सांपा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, सांपा। ठीक है, तो मैंने ये वीडियोस देखे हैं कई बार यूट्यूब पे, मेरे को इंटरेस्ट आता है, मैं देखता हूँ लद्दाख के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस तो मेरा नेचुरली इंटरेस्ट है, इसीलिए जो है मुझे थोड़ा सा पता है लद्दाख के बारे में, लद्दाख की लाइफस्टाइल के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। इसके बाद वहाँ पे हर परिवार जो है उसके पास कुछ भेड़ बकरी जो है ज़रूर होती ही होती है, याक होते हैं, ठीक है, गायें होती हैं। तो अब जो ये इलाका है बेसिकली डेजर्ट इलाका है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख जो है वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते, या फिर वहाँ पर जो है ट्रेडर नहीं आते। वहाँ पर ट्रेडर बहुत आते हैं, क्योंकि वो जो इलाका है वो ट्रेड रूट पर ही पड़ता है। ठीक है, और काफ़ी सारे वहाँ से इम्पॉर्टेंट पासेस, ठीक है, पासेस क्या होता है, पासेस क्या होता है कि माउंटेन में जो रास्ता होता है बेसिकली, माउंटेन में जो रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पास। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पासेज जो हैं आपको लद्दाख में मिलेंगे। ठीक है, जो कि ट्रेड रूट हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। समझ रहे हो, मतलब कि जो कारवां वेस्ट रीजन से, जैसे अफगानिस्तान के रीजन से या वेस्टर्न एशिया से जो आते हैं, ठीक है, वो लद्दाख से पास होके तो जाते हैं। लद्दाख में काफ़ी सारे ट्रेड रूट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पासेज हैं, माउंटेन पासेज, तो वहाँ से जो है वो जाते हुए तिब्बत की तरफ जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो कारवां हैं, ठीक है, कारवां बोलते हैं इनको, जो ये ऊँट होते हैं, ऊँटों का एक झुंड, ठीक है, ऊँटों का, जो घोड़ों का, ठीक है, जो ये झुंड जाता है एक साथ में, उसको बोलते हैं कारवां। तो ये कारवां जो है ये कपड़े लेके जाता है, मसाले लेके जाता है, सिल्क लेके जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो कारपेट होते हैं आपके बिछाते हो जो आप ज़मीन पे, उनको वो भी बिकते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली बिकती हैं। ठीक है, इन्हें बेचा जाता है वहाँ पर लेके जाके, तिब्बत में लेके जाके बेचा जाता है इनको। ठीक है, और अलग अलग जगह पर जो है इनको भेजा भी जाता है वहाँ से। इसके बाद में अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म जो धर्म है वो बहुत ही फेमस है लद्दाख रीजन में। ठीक है, लद्दाख रीजन में आपको दो ही धर्म मिलेंगे ज़्यादातर, या तो बुद्धिज़्म या फिर आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, इस्लाम। तो ये दो ही धर्म जो हैं आपको लद्दाख रीजन में बेसिकली मिलेंगे। इसके बाद जो है बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो तिब्बत में अगर बुद्धिज़्म जो है आपको अभी देखने को मिलता है, वो कहाँ कैसे पहुँचा वहाँ पे, वो इसी रास्ते से तो पहुँचा है। लोग इसी रास्ते से, लद्दाख के रास्ते से जो है तिब्बत गए और वहाँ पर जो है उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। और आज की डेट में तिब्बत में जो है अगर आप देखोगे, बुद्धिज़्म जो धर्म है बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है, एंड आई थिंक, मैंने ये सर्च नहीं किया है, लेकिन आई थिंक कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट ही है तिब्बत रीजन में। ठीक है, तिब्बत में और मंगोलिया में। ठीक है, तो अब इसी वजह से जो है लद्दाख को बेसिकली लिटिल तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत लद्दाख के रास्ते से ही पहुंचा है। ठीक है, और तिब्बत का और लद्दाख का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब बात करें अगर इस्लाम की, तो इस्लाम जो है यहाँ पर लगभग 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था।
ठीक है, लद्दाख रीजन में। और अब अगर देखो तो आप बहुत अच्छी मात्रा में जो मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपको जो है इस्लाम धर्म के लोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर बात करो जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आपको मुस्लिम रीजन है वो, ठीक है, मतलब मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं, बेसिकली ट्रेडर हैं वो, ठीक है, ट्रेड करते हैं शॉल का, कारपेट का। तो वो आते हैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए वूल को, ठीक है, भेड़ बकरी से जो वूल मिलती है उसको ख़रीदते हैं। तो वो इसीलिए जो है माइग्रेट होते हैं, कई बार सेटल हो जाते हैं। इसीलिए आपको मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी लद्दाख में। इसके बाद में लद्दाख का जो है एक बहुत रिच ट्रेडिशन है गानों का और जो है कविताओं का। ये भी आपको पता होगा अगर आपने देखा हो कि वहाँ पर रोज़ काम करते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग जो है कुछ ना कुछ रिसाइट करते रहते हैं, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो कोई गाना हो, चाहे वो और कोई भजन हो। तो वो कुछ ना कुछ जो है वो मन में गाते रहते हैं और अपना काम जो है रोज़ करते रहते हैं। जैसे कि और उन्हें जैसे कि कुछ बनाना है, दही बना रहे हैं या दूध का कोई प्रोडक्ट बना रहे, तो काम करते करते वो भजन गाते रहेंगे, अपना गाते रहेंगे और चैंट करते रहेंगे। तो वो चैंटिंग जो है बेसिकली बहुत रिच ट्रेडिशन है, ठीक है, लद्दाख का। अगर आपने वीडियोज़ देखे हो तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखना आप लद्दाख के कल्चर के बारे में कि कल्चर कैसा है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो है कुछ लोकल वर्जन एक आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे वहाँ पे। किस चीज़ के? एक तिब्बतन वो है, एक तिब्बतन काइंड ऑफ की एक हीरोइक स्टोरी है, एक वॉरियर की स्टोरी है जिसका नाम है केसर सागा, ठीक है। तो केसर जो है वो बेसिकली एक वॉरियर थे, एक हीरो थे, ठीक है, तिब्बतन कल्चर में। तो तिब्बतन कल्चर की एक जो ये स्टोरी है केसर सागा बोलते हैं। सागा का मतलब जो है स्टोरी, एक कथा बेसिकली। तो केसर सागा को लद्दाख में भी जो है चैंट किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ये स्टोरी है कि एक वॉरियर की, एक लेजेंड की, जैसे कि महाभारत है सनातन धर्म में, हिंदुज़म में अगर आप देखो तो महाभारत रामायण जो है वो एपिक है, ठीक है, नेशनल एपिक जो है, एपिक बोलते हैं उनको, ऐसे लॉन्ग स्टोरी, ठीक है, लॉन्ग जो है एक क्या बोलते हैं ना, एक लेजेंड की स्टोरी, तो उसको आप एपिक बोलते हो। तो ऐसे ही एपिक जो है तिब्बत का एक एपिक है, उसको है, उसका नाम है केसर सागा। केसर जो है वो वॉरियर का नाम है, लेजेंड का नाम है, जो उसमें हीरो हैं, और उन्हीं के बारे में बेसिकली ये स्टोरी है, ठीक है। और इसको अगर आपने सुना हो काफ़ी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें सनातन धर्म से, ठीक है, हिंदुज़म से जो है बहुत सारी मैच होती हुई मिलेंगी आपको। जैसे कि इसमें धनुष की अगर बात हो, मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि अगर धनुष जो है इसमें केसर जब उठा रहे थे तो वो धनुष जो है उन्होंने उठा लिया था और कोई उसको नहीं उठा पाया था। ऐसे ही जो है अगर आप देखोगे तो रामायण में जो है भगवान राम ने धनुष उठाया था, शिव धनुष, ठीक है। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जो है तिब्बत का ये नेशनल एपिक है केसर सागा, इसके लोकल वर्जन को चैंट किया जाता है लद्दाख में। और ये बात यही बताता है कि कितने ज़्यादा सिमिलैरिटी है तिब्बत के कल्चर में, मंगोलिया, लद्दाख के कल्चर में, यहाँ पर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। और इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिस्ट ही चैंट करते हैं, इसको मुस्लिम पॉपुलेशन जो इस एरिया में रह रही है वो भी इसको चैंट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक औरत दिख रही है जो पश्मीना शॉल को जो है वूव कर रही है, यानी उसको जो है मतलब कि बना रही है, ठीक है, इस वूल से। तो ये जो है मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो है वो काम करते हैं वहाँ पे, ये जो है उनकी एक कमाई का साधन है, ठीक है। टूरिज़्म के अलावा टूरिज़्म भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक, जिसके थ्रू वो अपना अर्निंग जो है उनको मिलती है। टूरिज़्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, जैसे कि ये ट्रेडिंग का हो गया। अब बात होगी इसके बाद केरला की, देखते हैं केरला में जो है क्या कल्चर है, केरला में कैसे लोग रहते हैं और वहाँ पे क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कंपेयर टू लद्दाख रीजन, ठीक है। केरला में क्या फ़र्क है? केरला जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर, इंडिया का, भारत का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है, अगर मैप में देखो तो सबसे नीचे वाली स्टेट साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको केरला मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या है कि इसके लेफ्ट साइड पे देखोगे तो ये समुद्र से वो है, सराउंडेड है, और अगर दूसरी साइड पे देखोगे तो इसको आपको हिल्स मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है, आपको हिल रीजन मिलेगा वहाँ पे इसके दूसरे साइड पर, ठीक है। तो इनको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। मैं वैसे अगर आपने नहीं पढ़ा हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि वो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो एक तरफ पे वेस्टर्न घाट है इनके और दूसरी तरफ भी समुंदर है। और जो ये हिल हैं बेसिकली, ठीक है, इन पे क्या करा जाता है, इन पर जो मसाले हैं, ठीक है, जिसके लिए भारत सदियों से फेमस है,
वो मसाले यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि काली मिर्च, पेपर्स जिसको बोलते हैं, फिर क्लोव, कार्डामम और भी काफ़ी सारे मसाले। ठीक है, पेपर को तो बल्कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता था रोमन एम्पायर में। ठीक है, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, इतना ज़्यादा वो था, मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था काली मिर्च जो है भारत की, और इतना ट्रेड होता था कि इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या पता कि आ जाए आपके एग्जाम में, और तो ये बुक में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी मसाले जो हैं वहाँ पर हिल्स पे उगाए जाते हैं, और ये मसाले ही हैं जिन्होंने इस रीजन को बहुत अट्रैक्टिव बनाया है ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, ट्रेडर इसीलिए तो आते हैं। ट्रेडर क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ बेचने के लिए मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, वो कुछ बेचेंगे और फिर वहाँ से कुछ खरीद लेंगे। ठीक है, और उस खरीदने वाले सामान को वो और कहीं जाके बेच देंगे, और वहाँ से फिर और कुछ खरीद लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेडिंग काम करती है। इसीलिए ट्रेडर्स जो हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ट्रेडर्स बेसिकली हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर ही सबसे पहले आए थे। ठीक है, केरला वाला जो रीजन है यहाँ पर ही आपको ट्रेडर्स सबसे पहले देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग 400-500 साल पहले अब से। तो अलग अलग जो है धर्मों से ट्रेडर आए, कुछ ज्यूज थे, कुछ अरब ट्रेडर्स थे, वेस्टर्न एशिया से आए थे जो। ठीक है, तो सबसे पहले ज्यूश और अरब ट्रेडर्स ही आए थे यहाँ पर भारत में। ठीक है, इसके बाद में जो है बात आती है अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस की, जो बेसिकली एक डिसाइपल थे, वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, जो 12 डिसाइपल थे जीसस क्राइस्ट के, तो उनमें से एक जो है सेंट थॉमस थे। तो वो भी जो हैं वो मानते हैं कि वो भी यहाँ पर आए थे लगभग अभी से 2000 साल पहले। ठीक है, क्योंकि जो धर्म था, ये ईसाई धर्म जो है वो 2000 साल पहले आया था। ठीक है, बेथलेम में, अगर आपने पता हो अगर आपको, तो बेथलेम में जो है क्रिश्चियनिटी बेसिकली वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। वहाँ पे जो बेथलेम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि मतलब ये इस बुक में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मुझे याद है, तो मैं इसे जो है थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि बेथलेम में जो है क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ था, वेस्टर्न एशिया में हुआ था। तो वहाँ से जो है अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस जो है वो यहाँ पर आए थे 2000 साल पहले लगभग, और क्रिश्चियनिटी को अपने साथ लेके आए थे, ईसाई धर्म को अपने साथ में लेके आए थे, उसका प्रसार यहाँ पर किया था। ठीक है, इसीलिए आपको केरला में अगर आप देखोगे, केरला में आपको इतने सारे रिलीजन मिलेंगे। आपको ज्यूश रिलीजन मिलेगा, इस्लाम मिलेगा वहाँ पे, इसके बाद क्रिश्चियनिटी मिलेगी। ठीक है, हिंदुइज्म मिलेगा, बुद्धिज़्म मिलेगा। इतने सारे आपको रिलीजन मिलेंगे एक ही स्टेट के अंदर। ठीक है, कमाल की बात है मतलब। ठीक है, आप इंडिया की बात तो क्या करते हो, एक स्टेट के अंदर ही आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलती है देखने को। तो वो इसीलिए है क्योंकि वो ट्रेडर्स आए। ट्रेडर जब आए तो अपने आइडियाज़ को अपने साथ लेके आए, अपने धर्म को साथ में लेके आए। ठीक है, वो अपने प्रैक्टिसेस को साथ में लेके आए। ठीक है, तो इसीलिए जो है इतने सारे रिलीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में काफ़ी अरब ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पर आए और सेटल हो गए। अब इब्न बतूता की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा इब्न बतूता। तो वो जो है उन्होंने यहाँ पर ट्रैवल किया था लगभग अभी से 700 साल 700-800 साल के बीच में। ठीक है, तो अभी से 700 साल पहले लगभग जब इब्न बतूता जो है वो उन्होंने ट्रैवल किया, तो उन्होंने एक अकाउंट छोड़ा और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कैसे रहती है। और उन्होंने बताया कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है सदर्न रीजन में। समझ रहे हो, क्योंकि जो ट्रेड करने आए हैं, ठीक है, वो अरब ट्रेडर्स भी थे, मुस्लिम, जो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी पैसा है। ठीक है, जब पैसा है तो आपके पास में फिर रिस्पेक्ट भी होगी। ठीक है, अगर पैसा है तो आपके पास में रिस्पेक्ट भी आएगी। ठीक है, या पैसा जो पावर है तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए जो है उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है कितनी हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है इस रीजन में। इब्न बतूता ने जो है लगभग 700 साल पहले अभी से आए थे और उन्होंने अपना अकाउंट छोड़ा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि कब आए थे इब्न बतूता जो है भारत में, कब आए थे, तो मतलब कि 1300 एडी के आसपास। ठीक है, 1300 एडी के आसपास जो है आए थे वो भारत के अंदर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो है पोर्चुगीज़ आए। ठीक है, पोर्चुगीज़ आपको पता ही होगा कि ये जो ये कॉलोनियल पावर्स थी बेसिकली। ठीक है, पोर्चुगीज़ हो गए, फ्रेंच हो गए, ब्रिटिश हो गए, ठीक है, स्पेनिश हो गए, मतलब कि सारे जो हैं ये कॉलोनियल पावर्स थी। ये राज करना चाहती थी दूसरे लोगों के ऊपर, उन्होंने राज किया। ठीक है,
भारत को दबा कर रखा बेसिकली सदियों तक। तो वो लोग भी जो हैं वो समुद्र के रास्ते से आए थे भारत में, ठीक है, यूरोप से आए थे, ये यूरोपियन पावर्स थी ये। तो अगर आपने वास्को दी गामा का नाम सुना हो तो वो अपने जहाज़ में जो है यहाँ तक पहुँचे थे, और बेसिकली वो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का जो लोएस्ट पॉइंट है, जो कॉर्नर है नीचे सदर्न कॉर्नर, केप ऑफ गुड होप, वहाँ से जाकर जो है आपने देखा हो अगर मैप में, तो वहाँ से जाकर वो आए थे भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे। और वो खुद नहीं आए थे बेसिकली, वो एक्चुअली हमारे गुजराती ट्रेडर थे, उनकी बड़ी बड़ी शिप्स थी, तो उनकी शिप्स जो है उन्होंने उनको हेल्प करी थी वास्को दी गामा को भारत तक आने के लिए, ठीक है। तो कई बार ये गलत फहमी रह जाती है कि वास्को दी गामा ने खुद ही वो आए और उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, वो गुजराती हमारे ट्रेडर थे, भारत के ट्रेडर्स थे, ठीक है। उसका नाम भूल गया हूँ मैं, अभी मुझे नाम में भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इट वॉज वन ऑफ द गुजराती ट्रेडर, काफ़ी फेमस ट्रेडर, जो उनको लेके आए थे अपने बड़े जहाज़ के मतलब उस डायरेक्शन से, ठीक है। उन्होंने मदद करी थी, तभी वास्को दी गामा को पता चला था कि ये रास्ता है, ठीक है, भारत जाने का। नहीं तो जो है वो लैंड रूट ही हमेशा से, मतलब कि जो दूसरा वाला रास्ता जो है जिसमें अरब कंट्रीज जो है बीच में आती हैं, वो वाला रास्ता पहले यूज़ होता था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब इतनी सारी जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है, जो हमने देखी अभी, इसी वजह से केरला इतने सारे रिलीजन को, मतलब इतने सारे रिलीजन वहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग आए वहाँ पर, ठीक है, अपना प्रचार प्रसार किया, ज्यूश ट्रेडर आए, ठीक है, उसके बाद में अरब ट्रेडर आए, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हुआ, हिंदुज़म जो है, हिंद सनातन धर्म जो है वो तो सदियों से चलता आ रहा है भारत में, ठीक है। तो इसी वजह से इतने सारे धर्म वहाँ पर फॉलो होते हैं केरला के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर लद्दाख में देखें तो सिर्फ 2 धर्म मिलेंगे आपको ज़्यादातर, सिर्फ या तो इस्लाम धर्म या फिर आपको बुद्धिज़्म मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो कितने डिफरेंसेस देखो आप, ठीक है। इसके बाद में फिशिंग नेट की अगर बात करें, क्योंकि देखो ये समुद्र का रीजन है, ठीक है, ये समुद्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सी। अब समुद्र का जब किनारा होगा तो यहाँ पे मछली ज़्यादा पकड़ेंगे लोग, ठीक है। अब भेड़ बकरी कम चलाएंगे, ठीक, कॉमन सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी है पास में और पानी में ही मछलियाँ उगती हैं, तो लोग जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो इसीलिए मछली का कारोबार जो है फिशिंग का वहाँ पर ज़्यादा चलता है जहाँ पर पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, पानी ज़्यादा होता है समुद्र के किनारे। तो इसीलिए यहाँ के जो नेट हैं, फिशिंग नेट बेसिकली जो मछली पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं, उनको कहते हैं चीनी वाला, ठीक है। उनके जो नेट हैं उनको कहते हैं चीना वाला। तो अब चीना वाला का अगर आप देखो, चीना जो है चाइना को मतलब कि ना वो करता है, काइंड ऑफ ही कनेक्ट होता है चाइना, ठीक है। तो समझो कि मतलब जो है ये फिशिंग नेट चीना वाला क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि ये चाइनीज़ फिशिंग नेट के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। चाइना के जो लोग हैं जैसा वो यूज़ करते हैं फिशिंग नेट्स को, वैसे ही ये नेट जो है बिल्कुल दिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं चीना वाला, ठीक है। अब बेसिकली क्यों आया चाइना के जो वो हैं, चाइना कल्चर जो है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हम, बेसिकली यहाँ पे बुक में दे रखा है, तो इसीलिए मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। इसके बाद में अगर यूटेंसिल की, बर्तनों की बात करें तो बर्तनों को भी चीना चट्टी कहते हैं। अब चीना चट्टी, चीन, फिर चीन आ रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि शायद हो सकता है ये चीन वर्ड जो है ये चाइना से आया हो सकता है, ठीक है। मतलब हम आइडिया लगा रहे हैं, बेसिकली हम एक गेस कर रहे हैं बस कि शायद हो सकता है ये चाइना के से कुछ इसका कुछ लेना देना हो हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बारे में कभी और पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो डिटेल्ड बुक्स हैं उनमें जाकर जो है इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली कि इन्हें जो है क्यों कहा जाता है चीना चट्टी या फिर चीना वाला, ठीक है। इसके बाद में अब फर्टाइल लैंड की बात करें, अगर ज़मीन जो है वो बहुत ही जो है उपजाऊ है, ठीक है, बहुत उपजाऊ है। क्लाइमेट भी देख लो, क्लाइमेट भी सूटेबल है, ठीक है। क्लाइमेट जो है वहाँ का वो सूटेबल है राइस को उगाने के लिए। लेकिन लद्दाख का क्लाइमेट देखें तो बारले तो उगाने के लिए ठीक है, बारले उगा सकते हो, लेकिन राइस उगाने के लिए वो क्लाइमेट सही नहीं है, ठीक है। तो हर एक क्रॉप के लिए जो है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट और एक प्रकार की ज़मीन जो है वो सूटेबल होती है, और वो जो सूटेबल है केरला की ज़मीन वो है राइस को, चावल को उगाने के लिए, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा ही है, इसीलिए वहाँ के लोग आपको ज़्यादातर मिलेंगे कि चावल खाते हैं, फिश मछली खाते हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो सब्जियाँ खाते हैं। मतलब कि मछली और चावल जो है आपको, ये तो आपको बंगाल में भी मिलेंगे। बंगाल का रीजन भी देखो कि जो एरिया है बेसिकली वो समुद्र से लगता हुआ एरिया है, ठीक है, समुद्री जो एरिया है वहाँ से लगता हुआ एरिया है, इसीलिए लोग जो है वहाँ पे राइस जो है, चावल और जो मछली है उसको ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो।
लेकिन अगर इसी को देखो तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, लद्दाख में नहीं मिलेगा। लद्दाख में समुद्र ही नहीं है, लद्दाख में तो पानी ही नहीं है, लोग मुश्किल से पानी मिलता है लोगों को यूज़ करने के लिए, तो इसीलिए चावल भी नहीं उगता लद्दाख में और फिश भी जो है वहाँ पर नहीं खाते लोग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये पिक्चर देखो यहाँ पर जो है एक बोटिंग का ये बोट रेस है, काफ़ी फेमस है। ओनम फेस्टिवल होता है, अगर आप सदर्न रीजन में रहते हो इंडिया के, तो ओनम फेस्टिवल जो है वहाँ पे मनाया जाता है। तो वहाँ उस फेस्टिवल की, ओनम फेस्टिवल की एक इम्पॉर्टेंट जो है सेलिब्रेशन होती है बोट रेस। ठीक है, मतलब कि इतने सारे लोग जो है बोट में बैठते हैं और वो रेस लगाते हैं। काफ़ी सारी बोट होती हैं, जैसे ऐसे और होगी, एक और होगी, एक और होगी, तो ऐसे जो है सारी बोट्स रेस लगाती हैं। ओनम फेस्टिवल होता है ये, ओनम बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, केरला में इस पर सेलिब्रेट होता है ये, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में देखो केरला बता रहा, केरला और लद्दाख जो है वो काफ़ी डिफरेंट हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे कि ज्योग्राफिकल रीजन बता दिया मैंने, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। एक माउंटेन है, एक समुद्र के पास है। दूसरा हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री भी अलग है। ठीक है, दोनों जगह की कल्चर भी अलग है, बता दिया मैंने, सब कुछ बता चुका हूँ आपको। दोनों जगह पर जो है आपको मिलेगा कि चाइनीज़ और अरब ट्रेडर जो हैं उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ साइड में भी अरब ट्रेडर जो है इस्लाम धर्म का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेड रूट पर पड़ता है लद्दाख। ठीक है, तिब्बत अगर जाते हैं तो ट्रेड रूट पर है वो, वेस्टर्न रीजन से, वेस्टर्न एशिया से। ठीक है, और उसके बाद में अगर केरला की बात करें तो चीना वाला, चीना चट्टी, समझ रहे हो, तो वहाँ पर भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली, ये जो इन्फ्लुएंस है ये आपको काफ़ी सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब दोनों ही रीजन में मिल रहा है, तो दोनों ही रीजन में है। ठीक है, अरब ट्रेडर जो है केरला में भी आए थे, अरब ट्रेडर की बात हमने अभी करी है थोड़ी देर पहले। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। ट्रेडर जैसे देखिए, चाइनीज़ और अरब ट्रेडर जो है दोनों ही रीजन जो है इनसे इन्फ्लुएंस हुई हैं। अब ज्योग्राफी की बात करें तो केरला में जो है स्पाइसीज़ का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, मसालों का, समझ रहे हो, क्योंकि ये स्पेशली ही मतलब कि उसका क्लाइमेट ही ऐसा है, ज़मीन ही वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ पे मसालों का ही कल्टीवेशन होगा। ठीक है, वहाँ पर जो है बार्ले का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके साथ में जो है स्पेशल लोकेशन लद्दाख की ऐसी है कि वहाँ पर जो है वूल ज़्यादा जो है वूल मतलब बेची जाती है, क्योंकि वहाँ पर भेड़ बकरी ज़्यादा है। ठीक है, सदर्न रीजन में भेड़ बकरी नहीं है, केरला में भेड़ बकरी नहीं है, केरला में मछली ज़्यादा है, तो लद्दाख में जो है भेड़ बकरी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और वूल मतलब भेड़ बकरी है तो वूल है, वूल है तो ट्रेडर हैं। ठीक है, क्योंकि वूल को खरीदने के लिए ट्रेडर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसीलिए जो है चाइनीज़ अरब ट्रेडर का इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जो है बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, जो एक जगह की होती है वो जो है टाइड होती है। ठीक है, उनकी कल्चरल लाइफ में जो है टाइड होती है बेसिकली, कि उनकी जो कल्चरल लाइफ है उनकी बेसिकली वो इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, ज्योग्राफी से, उस जगह की ज्योग्राफी से, उस जगह की हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री जैसी है वैसा ही जो है वहाँ पर इन्फ्लुएंस आपको मिलेगी कि वहाँ पर जो है ऐसा करते थे लोग, तो अब भी वहाँ पर ऐसा करते होंगे लोग। ठीक है, ज्योग्राफी कैसी है, पहाड़ है तो यानी भेड़ बकरी तो चराते होंगे लोग। ठीक है, समुद्र है तो मछली तो खाते होंगे लोग। ठीक है, तो मतलब कहने का कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वहाँ पे हिस्ट्री, उस जगह की हिस्ट्री से और उस जगह की ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है, इंटरटाइड होती है, मिक्सड अप होती है। ठीक है, तो ये बात आपको मतलब कि ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अलग अलग कल्चर जो हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर का ये बस एक पास्ट की बात नहीं है। ठीक है, अब भी अगर देखो आप, अब भी तो आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है, काम के लिए, ठीक है, आप मूव करते हो, तो आपकी जो कल्चरल लाइफ है बेसिकली, आपका जो कल्चर है, ठीक है, उसको आप अपने साथ में लेके जाते हो। और जहाँ पर आप नई ज़िंदगी शुरू करते हो, थोड़ी सी चीज़ें आप वहाँ की ऑब्जर्व करते हो और लेते हो, और कुछ चीज़ें अपनी जो आप पुरानी जगह से लेके आए हो, जहाँ पहले रहते थे, वहाँ की चीज़ें जो है आप थोड़ी सी नई जगह पर देते हो। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये जो है ना इंटरमिक्सिंग होती है ऐसे कल्चर्स की, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यही जो है सब कुछ यहाँ पे बेसिकली बता रखा है, बस इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। ठीक है, ये जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब इंडिया जो है बेसिकली, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वही इसकी एक शक्ति है बेसिकली। ठीक है, भारत इतना शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है जो पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था तो भारत के लोग
ठीक है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग रीजन से, यानी अलग अलग जगह से भारत की जो है एक साथ में आए और उन्होंने लड़ाई करी अंग्रेज़ों के खिलाफ, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, तो मतलब भारत की आज़ादी की मूवमेंट में, उसमें जो आप देखोगे हज़ारों की तादाद में जो है अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए थे। ठीक है, उन्होंने एक साथ में काम किया। ठीक है, एक साथ में वो एकजुट कर काम किया, एक साथ में वो जेल गए, एक साथ में वो लड़े, उन्होंने जो है अपोज किया अंग्रेज़ों को, और फाइनली जो है हमें आज़ादी मिली आखिरी में। ठीक है, 1957 में। ठीक है, 1947 में जो है 1947 में, 1947 में, बेसिकली 1947 में हमें जो है आज़ादी मिली है। ठीक है, तो इसी वजह से मिली है क्योंकि और फिर जो है हमें आखिरी में इस पूरी अपनी शक्ति से, हमारी एकजुट होकर जो हमने लड़ाई करी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उससे हमें आज़ादी मिली। 1947 में हमें जो है हमारे देश को, भारत को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों के चुंगल से। ठीक है, उनसे हमने हमारा पीछा छूटा। ठीक है, जो इतनी सदियों से हम पर राज कर रहे थे, हम आज़ाद हो पाए, आज़ादी की सांस ले पाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश जो लोग जो थे वो सोचते थे कि वो भारत के लोगों को मतलब कि इन चीज़ों के ऊपर, यानी बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि भारत के लोग इतने अलग अलग जगह से आते हैं, अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनको डिवाइड करके इन पर रूल करो। ठीक है, डिवाइड और रूल की जो पॉलिसी है उनकी, अगर आपने सुनी हो, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का यूज़ करते थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत सालों तक जो है इस पॉलिसी का यूज़ किया। ठीक है, मतलब कितने साल जो हैं, सदियों तक उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। और फिर ठीक है, फिर जो है वो हम पे ऐसे हमें बीच में तोड़ के हम पर राज करते गए। ठीक है, और हम इस बात को जो है समझ नहीं पाए। ठीक है, बहुत टाइम तक जो है हम इस बात को समझ नहीं पाए कि उनकी जो है साजिश क्या है ये। ठीक है, लेकिन फिर ठीक है, हमारे लोगों ने आखिरी में दिखा दिया कि चाहे हम भले ही अलग हों एक दूसरे से, बैकग्राउंड में, रिलीजन में, कल्चर में, लेकिन फिर भी हम जो है एक साथ में एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं। और हम लड़े, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, एकजुट होकर लड़े, हमने सामना किया उनका, और आखिरी में भारत को आज़ादी दिलाकर ही रहे। ठीक है, 1947 में हमें जो है आज़ादी मिलकर ही रही, वो मिलनी ही थी, हमारा वो हक था। ठीक है, और हमने वो पाकर ही रहा। इसके बाद में अगर आप देखोगे कि ये जो सॉन्ग है, ठीक है, ये जो ऊपर सॉन्ग जो लिख रखा है ये, ठीक है, ये वाला जो सॉन्ग है, ये बेसिकली ये जो है कब लिखा गया था, ये जो सॉन्ग है कब गाया गया था, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने जो लोग वहाँ पर आए थे, हमारे भारत के लोग, उन पर अंधाधुंध गोलीबारी करी और जो है उनका कत्ल किया, उनको मारा। ठीक है, उनको जो है चोट पहुँचाई, उनको जान, बहुत लोग तो, हज़ार लोग तो जान से मर गए। ठीक है, उनकी तो जान चली गई, और बहुत लोग जो है उनको इतनी गहरी चोट आई। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, ठीक है, जो 1919 में हुआ था, अप्रैल 1919 में, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 13 अप्रैल का दिन था वो, तो बैसाखी का दिन था, बेसिकली बैसाखी का दिन था वो, जिस दिन पर जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। तो वही है, जो ब्रिटिश जनरल जो था, उन्होंने हत्याकांड, पूरी गोलीबारी कर दी। जो हमारे लोग थे वो आराम से यहाँ पर एक त्यौहार को मनाने आए थे, लेकिन बिना किसी वार्निंग के, बिना कुछ कहे, उस जनरल ने जो है एक ही दरवाज़ा उस गार्डन का, जलियांवाला बाग का, जो है बंद कर दिया, और वहीं से गोलीबारी बरसाना जो है शुरू कर दिया। और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, अलग अलग धर्म से, हिंदू, सिख, मुसलमान, गरीब, अमीर, सभी को जो है, मतलब जो उसने जान से मारा, निहत्थे लोगों को मारा जान से। ठीक है, तो ये लोग जो है, हमें ये बात जो है हमें भली भांति पता है, और उसी वजह से जो है ये गाना जो ऊपर लिखा गया है, उन्हीं की मेमोरीज़ में, ठीक है, उन्हीं जो ब्रेव लोग थे हमारे भारत के, उन्हीं की मेमोरी में ये गाना जो है गाया जाता है। ठीक है, गाया गया था, ठीक है, लिखा गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
इसके बाद में जो सॉन्ग और सिंबल्स जो हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें बताते रहते हैं हमारी यूनिटी के बारे में, हमारे रिच ट्रेडिशन के बारे में, हमारी डाइवर्सिटी के बारे में, कि हम चाहे भले ही अलग हों लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो हमारे जो ये को बहुत सारे हमारे सॉन्ग्स लिखे गए अलग अलग लोगों ने, हमारे जो भारत के उन्होंने लिखे, गाए और सिंबल्स का यूज़ किया। ठीक है, जैसे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, नेशनल फ्लैग भी जो है हमारा एक सिंबल था जिसको हमने यूज़ किया अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, उनसे लड़ने के लिए और हमारी एकता को दर्शाने के लिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो है ये बता दिया मैंने, इंडियन फ्लैग की स्टोरी जो है वो प्रोटेस्ट के लिए बेसिकली यूज़ हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ठीक है, और फिर हमने जो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है जो इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो उसमें जो है उन्होंने ये बताया है कि भारत की जो यूनिटी है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, लेकिन वो जो है हमारी एक अंदर की ही एक हमारी शक्ति है। ठीक है, जो हमारे अंदर से ही पैदा हुई है, हमारे अंदर से ही वो निकली है। ठीक है, और बहुत टॉलरेंस, ठीक है, हमें देखने को मिली है बिलीव्स की। इस लड़ाई में, हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक होकर जो है भारत के लोग लड़े, तो उसमें हमें पता चला कि चाहे कितना भी हम अलग अलग हों लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बिलीव्स हैं, उसको टॉलरेट करते हैं। उन कस्टम्स जो हैं अलग अलग हमारे, उसको टॉलरेट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इज्जत करते हैं एक दूसरे के कल्चर्स की और एक दूसरे की जो ट्रेडिशंस हैं उसकी। ठीक है, तो ये बात जो है मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपने बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ही वॉज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नेहरू जी ने ये किताब लिखी थी और फिर यहाँ बताया गया कि उन्हीं ने ये टर्म को जो है कॉइन किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब मुझे नहीं पता कि सच में ही उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था या इसके पीछे कोई और व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर बस हम जो है इस बुक में जो लिखा गया है मैं उसी को समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम जो है इस बुक के जितना टेक्स्ट है उसी से वो करेंगे, स्टिक करेंगे। और अगर आपके एग्जाम में आ जाती है ऐसी चीज़ तो आपको यही लिखना है जो इस किताब में लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मिस्टर नेहरू थे उन्होंने ही इस टर्म को, इस फ्रेज़ को जो है कॉइन किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे। इसके बाद में इंडिया का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, वो किसने कंपोज किया था? वो किया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, हमारे ग्रेट इंटेलेक्चुअल, जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया के लिटरेचर में। ठीक है, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, एजुकेशन में बेसिकली। ठीक है, एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर का, श्री रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसीलिए उन्हें गुरुदेव भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, हु इज़ नोन एज गुरुदेव, तो गुरुदेव जो है श्री रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है बेसिकली इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन जो है कंपोज किया था। और वो जो है एक और एक्सप्रेशन है हमारी यूनिटी का, हमारी भारत की यूनिटी का। ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय हिंद। ठीक है, तो ये जो हमारा नेशनल एंथम है ये कंपोज गुरुदेव ने किया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो बताता है यूनिटी को, भारत की यूनिटी को एक्सप्रेस करता है, हमारी यूनिटी को। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ में हमारा पूरा चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर एक एक बात मैंने आपको बता दी है, कुछ यहाँ पे नहीं छोड़ा है, हमने अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। इसके साथ में हमारा चैप्टर 1 जो है डाइवर्सिटी, ठीक है, क्लास सिक्स सोशल साइंस की बुक का कंप्लीट होता है। इस बुक का हमने डाइवर्सिटी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब बस क्वेश्चन बचे हैं, इसके क्वेश्चंस को शायद मैं उसका लिए कोई नया वीडियो बनाऊं। ठीक है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में शायद चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा। तो कोई भी अगर डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना, मैं वहीं पे आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, जय हिंद।